हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया ना, जो प्रश्न पत्र लिया गया है, यानी वर्तमान समय में जो आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है, जो प्रश्न पत्र उठा रहा है, वही लेटेस्ट टॉपिक, वही लेटेस्ट चैप्टर से आप सभी को, यानी कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि हर एक प्रश्न लेटेस्ट होगा, न्यू पैटर्न पे आधारित होगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए परफेक्ट साबित होने वाला है। और यह क्लास जो यह सीरीज चलाया जा रहा है ना, आप सभी को सुबह शाम प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि जितने भी हमारे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा किसी भी विभाग का एग्जाम दो, फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो चलिए हम सब पहले प्रश्न पे तो देखना। पहला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। देखो, कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या का प्रश्न जब भी आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, किस प्रकार से सोच सकते हो, समझना। देखो, इसमें आप लोग इस प्रकार से सोचना कि 10 का संबंध जिस प्रकार 101 से है ना, यानी कि 10 में जिस प्रकार कैलकुलेशन करके 110 लाया है, 12 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें यहाँ पे राइट आंसर आ जाए और राइट आंसर का पता चल जाए। हम किस प्रकार से अपना माइंड को घुमाएं और कौन सा लॉजिक लगाएं, तो समझना। सभी विद्यार्थी देखो कैसे करना, समझो। तो देखो, इसमें हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि अगर हम 10 से 101 के करीब जाना चाहें, यानी 101 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बोलोगे सर अगर हम इस 10 का स्क्वायर करते हैं, तो बोलोगे सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन यहाँ चाहिए हमें 101। तो 100 से 101 लाने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर 1 जोड़ दो, 101 आ जाएगा। देखो 100 आ गया। यानी कि हम क्या किए ना कि 10 का स्क्वायर किए, उसमें 1 जोड़ दिए, 101 आ गया। और इसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 होता है। लेकिन 144 में हमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें जब एक जोड़े ना तो इसमें भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो 144 प्लस 1 145, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर 145 यानी 145, बोले तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए निकल के आया। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ रहे हो ना? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 2 नंबर का प्रश्न देखो। 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना, और सोचना समझना होगा कि वर्षा का संबंध बादल से जिस प्रकार है ना, इस बार संबंधित शब्द बताना है। वर्षा का संबंध बादल से जिस प्रकार है, उष्मा का संबंध यहाँ किससे होगा। तो देखो, मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि हमारे सभी क्लास में प्रश्न आ जाए ना तो पहले आप सॉल्यूशन करना। समझो, आपको जो तरीका आ जाए, जितना सेकंड लगे, 20 सेकंड, 22 सेकंड, 50 सेकंड, लेकिन खुद से करो। समझो, और जहां ना होवे तो फिर तो मैं बता ही रहा हूं ऐसा मेथड, ऐसा ट्रिक जिससे आप लोग 7 से 8 सेकंड में बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप बारीकता से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट का डाउट ना रहे कि सर हमें कहीं ना कहीं डाउट है। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, समझो। लेकिन पहले खुद से सॉल्यूशन करना। तो देखो यहाँ पे समझना, वर्षा का संबंध बादल से किस प्रकार हो सकता है, तो बोलोगे सर वर्षा जो होता है ना, वह बादल के कारण होता है। वर्षा जो होता है वह कहाँ से होता है, तो बोलोगे सर वर्षा जो होता है वह बादल से होता है। इसी प्रकार से इसमें लॉजिक लगाओ, उष्मा जो होता है ना वह कहाँ से होता है, तो उष्मा जो होता है दिन से नहीं, रात्रि से नहीं, और दूरी से। दिन दूरी, रात्रि नहीं होगा, क्या होगा, तो वनली वन होगा, सूर्य से। क्या होगा, तो बोलोगे सर वर्षा जिस प्रकार बादल से होता है, उष्मा उसी प्रकार सूर्य से होता है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो?
कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। और जितने भी हमारे प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। 3 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। करा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर जो यहाँ पे व्हाट है ना, इसके जगह आप सभी को बताना होगा कि क्या होगा और कैसे होगा। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से सोच सकते हो और समझ सकते हो, तो देखो इस प्रकार से आप लोग सोचना और समझना। जैसे कि देखो यहाँ पे करा है ना मिसिंग, यानी इसको हमें लाने के लिए या तो आप लोग इस प्रकार से चलो या तो आप लोग इस प्रकार से चलो। तो अगर हम इस प्रश्न में किस प्रकार से सोचते हैं तो बोलोगे सर, अगर हम इस प्रश्न में इस प्रकार से चलते हैं यानी कि 5 और 2 के कैलकुलेशन करके जिस प्रकार 8 लाएंगे, जिस प्रकार 6 लाएंगे, जिस प्रकार 4 लाएंगे, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर नहीं ले लाएंगे। तो बोलोगे जी सर ऑफ कोर्स ले लाओगे। तो देखो किस प्रकार से करोगे समझना। इस प्रकार से आप लोग सोचना, अगर दूसरा संख्या में हम पहला संख्या को घटाते हैं, समझना, दूसरा संख्या में हम पहला संख्या को घटाते हैं यानी 5 में हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 3 आ जाएगा। दूसरा संख्या में पहला को घटा दो 3 आ गया, और फिर दूसरा संख्या को जोड़ दो तो 5 + 3 8 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। इसी प्रकार दूसरा में पहला को घटाओगे यानी 5 में 4 को घटाओगे कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1 आएगा। और फिर दूसरा संख्या के जोड़ दो तो दूसरा संख्या कितना है 5, तो 5 जोड़ दो, 5 + 1 6, देखो 6 आ गया। बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी प्रकार इसमें देखेंगे, दूसरा को पहला में घटाओ तो 3 में से 2 जाएगा 1, और फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यानी 3 कर दो, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, देखो 4 है। तो बोलोगे जी सर है। इसी प्रकार हम इसका राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे तो बोलोगे जी सर। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा में पहला को घटाओ तो 7 में 3 को घटाओ तो 7 में 4 को घटाओ तो 7 में 4 को घटाओगे कितना आएगा, तो बोलोगे सर 3 आएगा। और फिर दूसरा को जोड़ दो तो 3 + 7 कितना आएगा 10, यानी यहाँ पर क्या भराएगा 10। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझो ना किस प्रकार आप लोग समझे, तो इस प्रकार आप लोग समझे कि दूसरा में पहला को घटा दो यानी 5 में 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 में 2 को घटा देंगे 3 बचेगा, और फिर दूसरा को जोड़ दो यानी 5 जोड़ दो, और 5 और 3 जोड़ो 8, देखो 8 आ गया। इसी प्रकार 6 आ गया, इसी प्रकार 4 आ गया, और इसी प्रकार के तो हमारा राइट आंसर 10 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखो समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न है। देखो 4 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि यदि किसी कोड में ONE1 को इतना लिखा जाता है और F5 को इतना लिखा जाता है तो 9 को क्या लिखा जाएगा। समझना इस प्रकार से क्या कर रहा है, ONE1 का कोड कितना लिखा है, 2 लिखा, 3 लिखा और 1 लिखा। आगे देखना FIVE 5 का कोड कितना लिखा, 9 लिखा, 6 लिखा, 4 लिखा और 1 लिखा। अब यहाँ पे हमें किसका लिखना है, तो यहाँ पे अब हमें 9 का लिखना है यानी कि NINE, इसका हमें कोड पता करना है। तो देखो किस प्रकार से करोगे, तो बोलोगे सर इस प्रकार से करेंगे। देखो इसमें कहीं ना कहीं कोड दिया है, जैसे कि समझना एन का देखो कोड कहीं दिख रहा है तो बोलोगे सर देखो एन का कोड यहाँ है, एन का कोड क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देना। आई का कोड देखो कहीं दिख रहा है तो बोलोगे सर आई का कोड 6 लिखा तो यहाँ पे 6 लिख दो। फिर देखो एन का कोड 3 है तो यहाँ 3 लिख दो। फिर ई का कोड यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो 3 6 3 1, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। 3 6 3 1 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न ना आ जाए, यानी कि जैसे यहाँ पे NINE, एन का कोड मिल गया, आई का कोड मिल गया, ई तो मिल गया, लेकिन अगर ना मिलता, जैसे यहाँ पे ABCD रहता, EFGHI रहता, तो इस प्रकार से ना मिलता तो फिर क्या करते आप लोग, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के पता करता कि क्या इसमें लॉजिक लगाया है, फिर उसके अनुसार आप सभी को यहाँ पे कोड बनाना चाहिए। लेकिन जब आप लोग सेम टू सेम मिल रहा है ना, तो जो यहाँ पे एन का कोड बनाया वही यहाँ होगा, जो आई का कोड बनाया वही होगा, और जो NE का कोड बनाया यानी कि 3 6 3 1 होगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग सोचना, समझ गए हो ना। तो चलिए हम सब अगला प्रश्न पे तो देखना।
अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 5 नंबर का प्रश्न देखो, नंबर सीरीज वाले प्रश्न है और कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो नंबर सीरीज वाले प्रश्न है ना, इसमें यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे, किस प्रकार से बताओगे, समझना। देखो सबसे पहले आप लोग सोचना ना, यह जो नंबर सीरीज है ना यह किस प्रकार का है। तो देखो पहले 9 था, फिर 18, फिर 72, फिर इतना बढ़ गया, फिर आगे क्या होगा क्या होगा, इस प्रकार से। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हो और किस प्रकार से समझ सकते हो, तो समझना इस प्रकार से। देखो यहाँ पे देखना आप लोग कि 9 से 18 गया, तो आप लोग क्या लगा सकते हो दिमाग, तो बोलोगे सर 9 में 2 गुना कर दिया, 18 हो गया। आगे देखो 18 से 72 गया है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या गया है, तो बोलोगे सर यहाँ पे 18 चौका 72, यानी 18 में 4 गुना किया, 18 चौक 72 आ गया। अब इसी प्रकार इसमें देखो 72 से 576 गया, तो बोलोगे क्या किया है, तो इसमें कहोगे सर इसमें 8 गुना कर दिया। देखो 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57, 8 गुना कर दिया। तो इसी प्रकार जब यहाँ से अगले निकालोगे तो इसमें क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है ना, पहले 2 गुना किया, फिर 4 गुना किया, फिर 8 गुना किया, तो इस बार गुना 16 करेगा। समझ हो ना, तो 16 करो 576 में, तो देखो कितना आएगा, 16 85, 16 छक 96 के 6, बाकी 9, और 16 सत्ते बरियोतल से 112, और 112 और 9 कितना होगा, तो 112 9 121, 121 के 1 बाकी बचा 12। अब देखो 16 पचे 80, और 80 और 12 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 92, यानी इस प्रकार से 92। तो देखो 9216 कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि इस प्रकार से सीरीज चला कि पहले 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना हुआ, तो हमारा राइट आंसर 9216 आ गया, जो कि बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम सब चले अगले प्रश्न पे, तो समझना। देखो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 6 नंबर का कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को पहचान करें यानी कि बताना है आप सभी को, और सोचना समझना होगा इस प्रश्न में कि इन 4 ऑप्शन दिया है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है। तो हमें इन प्रश्नों को किस प्रकार से चयन करना, इन ऑप्शनों को किस प्रकार से हमें छांटना होगा कि यहाँ 4 ऑप्शन में 3 एक समान है और जो अलग होगा वही विषम संख्या होगा। तो कैसे सोचोगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो। देखो यहाँ पे कितना है, 121 है, 189 है, 144 है, 169। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमें दिख रहा है 121 जो है यह 11 का वर्ग है, 144 है यह 12 का वर्ग है, और 169 है यह 13 का वर्ग है। लेकिन 189 जो है ना यह किसी का वर्ग नहीं दिख रहा है, यानी कि यह किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। यानी हमारा जो राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी है, यही सबसे अलग है, यही सबसे हटके है, यही विषम संख्या है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो ना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आया, बिल्कुल सही है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न। देखो समझना सभी विद्यार्थी किस प्रकार से कर रहा है ना, संबंधित अक्षर को बताना। इस बार संबंधित अक्षर को बताना है, संबंधित अल्फाबेट को बताना है। जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा BEH से KNQ जिस प्रकार बना है, FIL से यहाँ पे क्या बनेगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, किस प्रकार से समझोगे, ऐसा प्रश्न में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करना। देखो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, ई का कितना होता है 5, एच का कितना होता है 8। समझना इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार समझना कि के का अल्फ़ाबेट पोजीशन 11 होता है, एन का 14 होता है, और क्यू का 17 होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो इस प्रकार से समझना
कि बी से के गया, बोलोगे बी से के गया यानी 2 से 11 गया, तो बोलोगे सर इसमें तो +9 किया, 9 2 11 +9 किया। अब देखो ई से एन गया यानी ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और एन का 14 और 5 से 14 गया, तो बोलोगे सर इसमें भी +9 किया, 9 5 14। आगे देखो एच से क्यू गया, एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 और क्यू का 17, 8 से 17 गया, तो बोलोगे सर इसमें भी +9 ही किया, 9 8 17। समझो ना। तो इसमें हमें देखने के बाद पता चला कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है, तो सभी में +9 कर रहा है और इसका यहाँ पे संबंध बता के लिख रहा है। तो इसी प्रकार इसमें +9 करके यहाँ पे राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे, तो बोलोगे जी सर कर लेंगे। तो देखो करना, समझो। यहाँ पे क्या है एफ, और एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, और जब 6 में आप लोग 9 जोड़ोगे तो 9 6 15, और 15 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह ओ का होता है, यानी यहाँ पर आप लोग ओ भरोगे। समझो ना। इसी प्रकार समझना आई, देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर आई का 9 होता है, और जब 9 में आप लोग 9 जोड़ोगे तो 9 9 18, और 18 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह आर का होता है। वह किसका होता है, आर का होता है। इस प्रकार से आगे देखो एल, एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर एल का 12 होता है, और 12 में जब प्लस आप 9 जोड़ोगे तो 12 और 9 कितना होता है, तो 21 होता है, और 21 अल्फ़ाबेट पोजीशन यू का होता है, यानी ओ आर यू, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए हो ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा और बताना होगा ना कि ईसाई, कैथोलिक और पोप, देखो ईसाई और कैथोलिक और पोप को आप लोग इस प्रकार बताना होगा, इस प्रकार से सम्मिलित करना होगा कि कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, इनमें एक ऑप्शन जो होगा इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। कौन सा ऑप्शन, वही ऑप्शन को चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, किस प्रकार से समझोगे, तो देखो आप लोग इस प्रकार से सोचना और समझना। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम ईसाई के लिए एक गोला बनाएं, तो ईसाई के लिए एक गोला बनाएं, तो देखो कैथोलिक एक क्या होता है ना, ईसाई का ही अंदर एक कैथोलिक होता है। जैसे कि आप लोग हिंदू समझो, तो हिंदू में बहुत भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि आप लोग मुस्लिम, तो मुस्लिम में बहुत भागों में बांटा होता है, वैसे ही ईसाई के अंदर ही बहुत भागों में बांटा होता है, और उसी के अंदर क्या आ जाएगा, तो कैथोलिक आ जाएगा, इसके अंदर ईसाई के अंदर आ गया। और देखो जो पोप होता है ना, वह पोप जो होता है ना, ईसाई और कैथोलिक जो गुरु होता है ना, गुरु, जैसे हम सब के गुरु कौन होते हैं हिंदू धर्म के, तो ऋषि मुनि होते हैं, वही होते हैं। और जैसे मुस्लिम धर्म का गुरु क्या होता है, तो मौलाना जो होते हैं, बड़े बड़े उस सबके जो होते हैं ज्ञानी, वो होते हैं। और ईसाई का जो क्या कौन होते हैं, तो ईसाई का गुरु जो होता है ना, वह पोप कहा जाता है, यानी पोप जो आएगा ना इसके अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझना कि यह जो फिगर है ना, कौन सा फिगर है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर का आप लोग चयन कर पाओगे, जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझो क्या है। देखो 9 नंबर का प्रश्न किस प्रकार है, यहाँ पे कह रहा है ना, यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है, Q का अर्थ गुना है, तो इतना का मान क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा, सोचना समझना होगा। तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे, इस प्रकार से समझना। जो जो मान कर रहा है ना, वह मान आप सभी को रखना होगा और राइट आंसर का पता करना होगा। जैसे कि समझो यहाँ पे क्या है, 48 है। फिर देखो P का अर्थ क्या है, तो देखो P का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 4। फिर देखो R है, R का अर्थ क्या है, तो बोलोगे जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो 3। फिर देखो Q का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना दो 4। फिर देखो यहाँ पे क्या है S
एस का अर्थ क्या है तो बोलोगे सर एस का अर्थ घटाव है तो घटाव दो यहाँ छो। फिर देखो क्यू का अर्थ क्या है तो क्यू का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना दो और फिर कितना हो जाएगा 4। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन कर डालो। तो सबसे पहले किसका होता है गुना का, फिर जोड़ का, सॉरी सबसे पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का और अंत में घटाव का, आई मीन बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, समझ रहे हो ना। तो देखना 48 में जब आप लोग 4 से भाग दोगे तो 12 चक्का 48 12 होगा, प्लस फिर गुना करोगे 4 तिया 12 होगा, फिर माइनस फिर गुना करोगे 6 चक्का 24 होगा। अब आप लोग समझना 12 प्लस 12 24 और 24 यानी यह कट जाएगा बराबर है 0। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि 0 है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है आप सभी से समझना। कर रहा है कथन, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। अब आप सभी को इसमें किस प्रकार से समझना है तो डायग्राम से समझना, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल समझना। देखो कथन 1 में करा है सभी बच्चे विद्यार्थी है, कथन 2 में करा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है। तो समझना किस प्रकार से सोचना, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना करा है सभी बच्चे विद्यार्थी है। देखो बच्चे के लिए हम चिल्ड्रन सी से प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से इसको घेर देंगे। सभी बच्चे जो है ना वह विद्यार्थी के अंदर आ जाएगा, विद्यार्थी का हम लोग स्टूडेंट से प्रयोग करते हैं, STU स्टूडेंट समझना। जितने भी बच्चे हैं ना यानी जितने भी चिल्ड्रन है ना सब क्या है स्टूडेंट है। आगे देखो कथन 2 में क्या करा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, जितने भी स्टूडेंट है ना वह क्या है खिलाड़ी, यानी यह खिलाड़ी के अंदर आ जाएगा। खिलाड़ी को हम प्लेयर्स कहते हैं, PLY प्लेयर्स से हम समझ रहे हो ना। इस प्रकार से आप लोग समझना। अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। तो निष्कर्ष आप सभी को क्या कर रहा है देखो पहला निष्कर्ष कर रहा है ना सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी है। देखो कहीं भी कथन में क्रिकेटर का उपयोग किया है नहीं ना किया है तो बिल्कुल निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। करा है सभी बच्चे देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे जितना भी बच्चे हैं खिलाड़ी है यानी प्लेयर के अंदर है यानी खिलाड़ी के अंदर है। तो बोलोगे जी सर खिलाड़ी के अंदर देखो सभी बच्चे आ रहा है, यानी निष्कर्ष 2 जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना वह होगा केवल निष्कर्ष ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो ना। तो चलें अगला प्रश्न पे चलें। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न क्या है देखो यहाँ पे समझना। करा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर वाले प्रश्न आ गया वो भी अल्फाबेट से। तो किस प्रकार से सोचोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा ना वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा और उसी को पहचान करना वही विषम अक्षर होगा। तो कैसे सोचोगे तो अल्फ़ाबेट पोजीशन में इस प्रकार से सोचना जैसे कि जब भी अल्फ़ाबेट दिया रहे तो इसमें आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि यहाँ पे समझना एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है, V का 22 होता है और T का 20 होता है, समझना। L का 12 होता है, J का 10 होता है, H का 8 होता है। आगे देखो N का 14 होता है, P का 16, R का 18। आगे देखो F का 6, D का 4 और B का 2। अब यहाँ पे आप लोग समझना कि अगर 24 से 22 गया तो बोलोगे सर यहाँ पे -2 किया, बिल्कुल सही। अगर देखो 22 से 20 गया यानी x से v गया तो -2 और फिर v से t गया तो यहाँ भी -2, समझना। फिर देखो 12 से 10 गया यानी l से j गया तो यहाँ भी -2 हुआ और j से h गया यानी j का 10 h काट तो यहाँ भी -2 हुआ। आगे देखना n से p गया यानी 14 से 16 गया तो यहाँ पे +2 हुआ और फिर p से r गया यानी 16 से 18 गया तो +2 हुआ। आगे देखो f से d गया यानी 6 से 4 गया तो बोलोगे सर यहाँ भी -2 हुआ
और फिर डी से बी गया यानी 4 से 2 गया, तो बोलोगे सर यहाँ भी -2 ही हुआ। यानी क्या आप सभी को इसमें देखने को मिला, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें -2 हुआ, लेकिन अल्फ़ाबेट पोजीशन ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें +2 हुआ, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, जो यही सबसे अलग है, यही सबसे हट गया और यही विषम अक्षर है। समझ रहे हो ना कि यहाँ पे कौन आपका राइट आंसर निकला, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य बोले तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 12 नंबर का प्रश्न। इसमें देखो आप सभी को इस बार अल्फ़ाबेट का सीरीज है। अल्फ़ाबेट सीरीज आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे, यानी यहाँ पे क्या भराएगा ना, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसमें इसको जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाए ना, तो जल्दी और आसान तरीका से सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ाबेट लिखना। जैसे कि देखो ई का अल्फ़ाबेट यहीं मैं लिख देता हूँ। ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, जी का 7 होता है, एफ का 6 होता है। आगे देखना, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है और आई का 9 होता है। समझ रहे हो। आप फिर देखो के का कितना होता है, के का 11 होता है और एम का 13 होता है और एल का 12 होता है। अब यहाँ पे आप लोग समझना इस प्रकार से, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ई से एच गया, यानी ई का 5 होता है और एच का 8 होता है। 5 से 8 गया तो बोलोगे क्या हुआ, तो बोलोगे सर +3 हुआ। समझो। फिर देखो जी से जे गया, यानी 7 से 10 गया तो क्या हुआ, +3 हुआ। फिर देखो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 और आई का 9, तो 6 से 9 गया तो बोलोगे सर यहाँ भी +3 हुआ। क्या हुआ, +3 हुआ। आगे देखना इस प्रकार से, यहाँ पे देखना एच से के गया, यानी एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 है और के का 11, तो एच से 8 से 11 गया, यानी एच से के गया तो +3 हुआ। फिर देखो जे से एम गया, यानी जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 और एम का 13, तो 10 से 13 गया, बोलोगे सर +3 हुआ। फिर देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 है और एल का 12 है, तो 9 से 12 गया तो बोलोगे सर यहाँ भी +3 हुआ। तो देखो यहाँ पे हमें पता चला ना कि सभी में +3 कर रहा है, और आगे वाले पद अगर इसमें किया तो ये निकला, इसमें किया ये निकला। अब आगे वाले हमें पद निकालना है, तो इसके में जितने भी अल्फ़ाबेट है सभी में +3 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर वाला राइट आंसर आप लोग चयन कर पाओगे। तो बोलोगे जी सर। तो चलो सभी में इन सभी का अल्फ़ाबेट में +3 जोड़ के हम राइट आंसर का पता करते हैं। तो समझना, देखो के का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो बोलोगे सर के का 11 होता है, और 11 में अगर आप लोग +3 जोड़ोगे तो 11 और +3 कितना होता है, तो 11 और +3 14 होता है, और 14 जो होता है एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है। आगे देखो एम में भी आप लोग +3 जोड़ोगे तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, और 13 में जब लोग आप 3 जोड़ोगे तो 16, और 16 जो होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन पी का, यानी यहाँ पर P2। आगे समझना, एल की बात करें तो एल में भी आप लोग 3 जोड़ोगे, एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 और 12 में 3 जोड़ोगे 15, और 15 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह ओ का होता है। यानी NPO कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन डी में दिख रहा है, NPO, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 13 नंबर का प्रश्न में दिया गया है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज आप सभी को बताना होगा कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, इसका प्रतिबिंब यानी इसका मिरर दर्पण कैसा बनेगा और किस प्रकार के बनेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो समझना, यहाँ पे अगर यहाँ पे यह जो प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे मिरर लगाया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा और किस प्रकार से बनेगा, तो समझना। मिरर इमेज में क्या होता है ना, दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो उलट पुलट जाता है, यानी इधर वाला उधर उलट जाता है, उधर वाला उधर उलट जाता है। तो देखो यह जो आकृति है किस प्रकार के बनेगा, तो देखो इस प्रकार से आयत के अंदर क्या है, 3 त्रिभुज है। समझो। तो देखो जब यहाँ पे यह पे मिरर इमेज मिरर लगाओगे तो इसका जो इमेज बनेगा ना कैसा बनेगा, तो समझना
किस प्रकार से उल्टेगा। सबसे पहले देखो यह जो सादा वाला त्रिभुज है ना इस तरफ है तो यह उलट के इस तरफ आ जाएगा। एक मिनट, इस तरफ आ जाएगा, यह उलट के सादा जो इस तरफ है इस तरफ आ जाएगा, उलट जाएगा। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो दो त्रिभुज रंगीन हुआ है ना वह त्रिभुज ऐसा ही रहेगा और दोनों रंगीन है तो यानी दोनों रंगीन हो जाएगा, यानी दोनों रंगीन रहेगा, समझो। और यहाँ पे इसमें भी सटा रहेगा और इसमें भी सटा रहेगा, मान लेना इस तरफ से। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए में भी नहीं क्योंकि इसमें सादा इस तरफ है, सादा होना चाहिए इस तरफ। ऑप्शन सी नहीं क्योंकि इसमें सादा इस तरफ है, होना चाहिए इस तरफ। और ऑप्शन बी भी नहीं क्योंकि सादा वाला त्रिभुज इस तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 डी है। देखो सादा त्रिभुज यहाँ पे है और दो त्रिभुज यहाँ पे है, समझ रहे हो ना, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो बोलोगे सर इस प्रश्न का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 14 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है ना कि दिए गए संबंधित संख्या को चुने। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि 5 का संबंध 100 से जिस प्रकार है 7 का यहाँ से कैसे होगा, हमें किस प्रकार से सोचना होगा। तो देखो अगर यहाँ पे आप लोग सोचोगे इस तरह से कि इसमें 20 गुना कर दे तो 20 पचे 100, और अगर हम इसमें 20 गुना कर दे तो 20 सते 140, देखो कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो यानी ये मेथड गलत है, यानी एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया। तो उसके लिए हमें भी थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, किस प्रकार से। तो देखो अब यहाँ पे सोचो कि 5 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 100 आ जाए, समझ हो। तो देखो अगर यहाँ पे आप लोग इस 5 को स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे सर तो 25 आ रहा है, लेकिन फिर 100 लाने के लिए इस 25 में 4 गुना कर दो, देखो 100 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी प्रकार से हम इसमें सोचेंगे, यह जो 7 है ना इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर बोलोगे सर 49 होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम 4 गुना किए तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, क्या करेंगे 4 गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पे गुना करो, 9 चका 36 के 6 बाकी 3 और 4 चका 16 और 16 3 19 यानी 196। यानी जिस प्रकार हम यहाँ 5 का स्क्वायर किए 25 आया, 25 में 4 गुना किए, उसी प्रकार यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 49 में पुनः हम 4 से गुना करेंगे 196, जो कि यहाँ पे 196 भराएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो किस प्रकार से हम किए, यानी जिस प्रकार से 5 से 100 लाया उसी प्रकार हम 7 से 196 ले लाए, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है 15 नंबर का। देखो 15 नंबर में है, इस बार संबंधित शब्द बताना है, इस प्रकार से सोचना है उल्लास का विषाद, उल्लास का संबंध विषाद से जिस प्रकार है उसी प्रकार यहाँ कौन सा ऑप्शन का राइट आंसर दिया गया है। तो देखो आप लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर जो स्टूडेंट का एग्जाम हिंदी का भी पेपर होता है उनके लिए तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि हिंदी में उल्टा शब्द पूछा जाता है और यहाँ पे उल्टा शब्द ही दिया गया है, यानी विलोम शब्द जिसे हम कहते हैं उल्टा शब्द कहते हैं। देखो उल्लास का विलोम क्या होता है, तो बोलोगे सर उल्लास का विलोम विषाद होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा विलोम दिया गया है, बधाई का विलोम शुभ अवसर नहीं होता है, माप का तुला नहीं होता है, परिश्रम का सफल नहीं होता है। तो यहाँ पे विलोम क्या है, तो अपमान का परिष्ठा, यानी जिस प्रकार उल्लास का विलोम विषाद दिया गया है उसी प्रकार अपमान का विलोम क्या है, प्रतिष्ठा है। यानी यहाँ पर जो भराएगा वह ऑप्शन नंबर डी भराएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखो और जो प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास लाइक नहीं किए हो अभी तक तो क्लास को लाइक कर देना और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है समझना। देखो 17 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पे कर रहा है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे बताना है व्हाट है ना
इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो ऐसे प्रश्न में हम किस प्रकार से सोच सकते हैं, तो या तो हम इस प्रकार से सोच सकते हैं या फिर हम इस प्रकार से सोच सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचते हैं, यानी 4 और 10 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 6 प्राप्त हो जाए, यहाँ पे 48 प्राप्त हो जाए, इसी प्रकार यहाँ पे हमें राइट आंसर का पता चल जाए। तो देखो किस प्रकार से आप लोग सोच सकते हो, तो समझना। अगर हम इस प्रश्न में ऐसे चलते हैं तो 4 और 10 में हमें इस प्रकार से सोचना होगा कि 6 आ जाए। तो कैसे सोचोगे, तो देखना। अगर हम इस 4 का स्क्वायर करते हैं तो बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 में जब फिर हम इसको दूसरा को घटा देते हैं यानी 10 को घटा देते हैं तो 6। देखो यहाँ पे आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। इसी प्रकार हम इस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर बोलोगे सर 144 होता है, और जब 144 में 96 को आप लोग घटाओगे, जब 144 में आप लोग 96 को घटाओगे तो कितना आएगा, तब बोलोगे सर 14 में 6 जाएगा 8 ही हो गया, 13 में से 9 जाएगा 4, 48। देखो आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसमें घटाएंगे तो राइट आंसर पता हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो देखना समझना, तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का 256, और 256 में फिर हम माइनस किसको करेंगे, इसको 152 को माइनस करेंगे। तो देखो 256 में 152 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 6 में से 2 जाएगा 4, और 5 में से 5 जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा 1, 104। यानी कि यहाँ पे जो होगा ना वह क्या होगा, तो 104 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है ऑप्शन नंबर बी। यानी किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया, तो पहला का वर्ग किया, दूसरा को घटा दिया, तीसरा राइट आंसर आ गया, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर 104 आ गया। समझे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट पे, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो 18 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, देखो समझना। करा यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फल कहा जाता है, और फल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, और पूंछ को कमल कहा जाता है, तो गुलाब क्या है। समझना, यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से सोचना कि गुलाब क्या है, तो बोलोगे सर गुलाब तो एक फूल है, लेकिन प्रश्न जो है वह फूल को क्या कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, प्रश्न क्या कर रहा है, जो सोचना है। देखो गुलाब जो होता है वास्तव में एक फूल होता है, लेकिन प्रश्न जो कर रहा है ना, फूल को मछली कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे गुलाब को आप लोग क्या कहोगे, तो मछली कहोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यही बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो ना, आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो कर रहा है ना 19 नंबर का प्रश्न में कि सही क्रम बताएं। देखो सही क्रम वाले प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से सोचना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि समझो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, पौधा होता है, फूल होता है, बुनाई होता है, या बीज अंकुरना होता है। तो बोलोगे सर सबसे पहले की जब हम बात करें तो इसमें होगा, क्या होगा, बुनाई होगा, यानी बुनाई होगा। बुनाई कर दोगे किसी बीज का तो फिर बीज क्या होगा, तो बोलोगे सर बीज अंकुरन होगा, यानी 4 होगा। पहले आप लोग बुनाई कर दिया, बुनाई करने के बाद क्या होगा, बीज अंकुरेगा, अंकुरने के बाद फिर क्या होगा, तो बोलोगे सर पौधा बनेगा, और पौधा उसके बाद फिर क्या होगा, तो बोलोगे सर वह फूल खिलेगा। यानी इस प्रकार से स्टार्टिंग से अंतिम पॉइंट तक चलना है, यानी कि 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 3 4 1 2 बोलो ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है, जो बिल्कुल सही है। समझ हो ना। तो इस प्रकार से आप लोग को सोचना होगा। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या है। देखो 20 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका का प्रश्न है। कह रहा है विषम युग्म को चुने। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग होगा और 3 एक समान होगा, वही विषम युग्म को आप सभी को क्या करना है, बताना होगा। तो देखो
यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से समझ सकते हो, किस प्रकार से सोच सकते हो कि 6:22 है, 8:25 है, 13:40 और 15:46 है। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो? तो बोलोगे सर अगर हम इसमें 6 × 3 करते हैं यानी 6 में हम गुना 3 करते हैं तो बोलोगे 6×3 = 18 होगा। और 18 में प्लस आप लोग 4 जोड़ते हो तो 18 4 22, देखो यह आ गया। तो बोलोगे जी सर, यानी इसमें जो आप लोग क्या किए तो 6 में गुना 3 किए फिर 4 जोड़ दिए तो 6×3 = 12, सॉरी 6×3 = 18 और 18 और 4 कितना होगा 22, यहाँ पे 22 आ गया। इसी प्रकार इसमें देखो अगर इस 8 में अगर 3 गुना करते हो तो 8×3 = 24, कितना आ रहा है 24, लेकिन यहाँ पे 25 लिखा है तो इसके लिए बंद करोगे यानी 25, इस प्रकार से आया। इसी प्रकार इसमें सोचो 13 में गुना 3 करोगे तो 13 दूनी 26, 13×3 = 39, लेकिन यहाँ चाहिए 40 तो इसके लिए 1 जोड़ोगे तो 39 + 1 40, देखो 40 आ गया। तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 25 आ गया। अब इसी प्रकार इसमें सोचोगे तो 15 × 3 करोगे तो 15×3 = 45, लेकिन चाहिए 46 तो इसमें 1 जोड़ोगे दे दो 15×3 = 45, 1 46 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन आप सभी को अलग दिख रहा है, सबसे हट के दिख रहा है? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें 3 गुना करके 4 जोड़ दिया, लेकिन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में गुना 3 किया लेकिन 1 ही जोड़ा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो ना? तो चलिए अगले प्रश्न पे तो देखना, समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 21 नंबर का प्रश्न देखो, 21 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे कर रहा है ना कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी त्रिभुज काउंट करना है, यानी ट्रायंगल काउंट करना है इस प्रश्न में। अब यहाँ पे सोचना है आप सभी को कि किस प्रकार से आप लोग इस त्रिभुज में काउंट कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, बिल्कुल समझना। जैसे कि देखो सबसे पहले इस तरह से आप लोग समझो कि यह एक प्रकार का वर्ग है, यानी चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब सबसे पहले इस चतुर्भुज के अंदर हमें फिगर काउंट करना है कि कितना फिगर है। तो देखो चतुर्भुज के अंदर ट्रायंगल यानी त्रिभुज काउंट करने के लिए ना एक ट्रिक होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। जब भी चतुर्भुज के अंदर आप सभी को फिगर काउंट करना हो तो चतुर्भुज के अंदर जितने भी छोटे छोटे खंड है ना उसको पहले काउंट कर लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने छोटे छोटे खंड है? तो बोलोगे सर 8 खंड है, और इस 8 में 2 से गुना कर देना, यानी इसमें 16 त्रिभुज है। इस आकृति में कितना त्रिभुज है, यानी इस चतुर्भुज के अंदर कितना त्रिभुज है? तो बोलोगे सर 16 त्रिभुज है। समझना 16 त्रिभुज हो गया। एक देखो 17 त्रिभुज इसमें है, और एक देखो 18 त्रिभुज ये है। 18 त्रिभुज हो गया। अब आप लोग समझना 18 त्रिभुज ये, और देखो एक त्रिभुज ये बनेगा, 18 1 19 त्रिभुज हो गया, और 19 त्रिभुज और एक त्रिभुज देखो यहाँ है इस तरह से 19 1 20 त्रिभुज। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या बोले तो कितना है? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 20 है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो ना? यहाँ तक सभी विद्यार्थी, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो, जब भी चतुर्भुज के अंदर काउंट करने का बोले ना, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, तो उसमें छोटे छोटे खंडों को काउंट कर लेना और 2 से गुना कर देना, उसके अंदर वाले त्रिभुज पता चल जाएगा। समझ हो ना? तो चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो इसमें कर रहा है ना कि यदि जोड़ का अर्थ भाग है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो इसका मान आप सभी को बताना है। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हो? जो जो मान कर रहा है ना उसका उसका मान रख दो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है 36 है, फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है? तो बोलोगे गुना, यहाँ पे देखो गुना का अर्थ घटाव है तो यहाँ पे घटा दो 12। फिर देखो प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? भाग, तो यहाँ पे भाग दो। फिर देखो भाग है तो यहाँ पे देखो भाग का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो 6। फिर देखो जोड़ है, यहाँ पे जोड़ का अर्थ कितना है? भाग है तो 2,
और फिर घटाओ, देखो घटाओ का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना 2 3। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन कर डालो और राइट आंसर का पता करो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, तो पहले भाग की क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर अंत में घटाओ का। तो देखो सबसे पहले भाग करेंगे फिर गुना, तो देखो भाग को करो, तो 36 माइनस 12 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर प्लस होगा, फिर 6 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। फिर गुना 3 होगा। अब देखो 36 माइनस, फिर गुना करोगे 3 प्लस 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे आप लोग समझना, यहाँ पे क्या करोगे, 36 प्लस में और 9 प्लस में, तो 36 और 9 जोड़ोगे तो 36 और 9 45, 36 9 कितना होगा, 45 होगा। और इस 45 में फिर 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से जो जो मान कहेगा उसको रख देना और कैलकुलेशन कर डालना, समझ हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना क्या कर रहा है। देखो यह जो है ना है अल्फ़ाबेट सीरीज है, यानी अल्फ़ाबेट सीरीज है, यहाँ पे बताना है व्हाट के जगह क्या होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, जो आप सभी को बताना है। और राइट आंसर आप सभी को ईमानदारी पूर्वक सभी बच्चे को देना है, समझो। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना। अभी तुरंत ही इसका सोल्यूशन कर डालो। किस प्रकार से, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के लॉजिक पता कर लो और यहाँ पे क्या भराएगा जो आप लोग बता देना, समझ हो ना। और जो जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।